नमस्कार जी, भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ एआई एंकर जीनिया। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले बात होने वाले संसद के मानसून सत्र की। संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने 6 नए विधेयकों की सूची बनाई है, जिसे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन करने वाले विधेयक समेत 6 नए विधेयक अगले हफ्ते शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए विमान अधिनियम 1934 को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। विधेयकों की सूची गुरुवार शाम को लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी संसद बुलेटिन में प्रकाशित किया गया है। सत्र के दौरान परिचय और पारित होने के लिए सूचीबद्ध दूसरे विधेयकों में स्वतंत्रता पूर्व युग के कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल हैं। मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले मंगलवार को बजट पेश करने वाली हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC का भी गठन कर दिया है। 14 सदस्यों वाली इस कमेटी की अध्यक्षता स्पीकर खुद करेंगे। मुस्लिम विवाह एक्ट को लेकर असम सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक कानून को निरस्त कर दिया है। असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम विवाह कानून रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये जानकारी दी। उन्होंने X पर अपने पोस्ट में कहा, हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। असम कैबिनेट की बैठक में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। निरसन विधेयक 2024 को विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। इस साल की शुरुआत में मंत्रिमंडल ने अधिनियम को खत्म करने की मंजूरी दे दी थी और गुरुवार की बैठक में इस फैसले को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को अधिकृत किया गया। अब बात देश की सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्ट की, जो जम्मू कश्मीर से आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी अब 90 के दशक के प्लान पर उतर आए हैं। यही वजह है कि कश्मीर की जगह आतंकियों के निशाने पर है जम्मू। 5 आतंकी हमले में 8 जवान शहीद और 10 लोगों की मौत। ये आंकड़े महज आतंकी हमलों के नहीं हैं, बल्कि ये एक संकेत है आतंकियों की बदलते प्लान का, आतंकी हमलों के नए ट्रेंड का और पाकिस्तान की सबसे नई साजिश का। कश्मीर में आतंक का फन कुचलने के बाद अब आतंकियों ने एक बार फिर 90 के दशक वाला प्लान अपनाना शुरू कर दिया है। श्रीनगर और आसपास की घाटी से अपना बेस जम्मू की तरफ शिफ्ट कर दिया है और इसका पता हालिया आतंकी हमलों के ट्रेंड से लगाया जा सकता है। डोडा, रियासी, पुंछ, कठुआ ये सभी इलाके जम्मू में आते हैं। आतंकियों का सबसे ताजा टारगेट भी डोडा जिला ही बना। ये सभी हमले 90 के दशक का वो आतंक याद दिला रहे हैं जब जम्मू में आतंकी गतिविधियां चरम पर थी। माना जा रहा है कि कश्मीर रेंज में आतंक का फन कुचलने के बाद पाकिस्तान ने अपने प्लान 90s के तहत जम्मू में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। GFX-IN रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू रीजन में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीते 3 साल से डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, ऊधमपुर और रियासी जिलों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। पीर पंजाल के दक्षिणी हिस्से और राजौरी पुंछ सेक्टर में भी आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। खबर है कि पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए 20-25 खूंखार आतंकी इसी इलाके में छिपे हैं। हालिया आतंकी वारदातों में एक और चीज गौर करने वाली है। आतंकी हमला करने के बाद फरार हो जा रहे हैं, जिन्हें ट्रेस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर्च ऑन ऑपरेशन में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं और इसकी बड़ी वजह है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, जो अपने घने जंगल और प्राकृतिक गुफाओं के लिए जाना जाता है, वो 90 के दशक में आतंक का गढ़ बनी। इसी रूट से 90 के दशक में आतंकी इन्फिल्ट्रेट करते थे। अब एक बार फिर पाकिस्तान अधिकृत से शुरू होकर जम्मू से गुजरने वाले पीर पंजाल रेंज में आतंकियों की एक्टिविटी बढ़ गई है। पीर पंजाल की दक्षिणी पहाड़ियां आतंकियों का ठिकाना बनी हैं।
प्राकृतिक गुफाओं और सुरंगों में छिपकर आतंकी हमले कर रहे हैं। इस समय राजौरी, पुंछ में 12 और डोडा, रियासी में 20 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। अब पीर पंजाल रेंज में ही आतंकियों की कब्र खोदने के लिए सेना ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां एक कर्मचारी ने विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसर्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके साथ अभद्रता की। वो पिछले 2 साल से कर्मचारी के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे थे। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये पूरा मामला जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का है। जामिया के नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारी का आरोप है कि उसे अनुसूचित जाति के हिंदू होने पर यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर ने पहले तो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए अभद्रता की है और उसके बाद इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया है। इसके बाद पीड़ित ने जामिया नगर थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों प्रोफेसर से पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़ित रामनिवास ने नेशनल अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी शिकायत की है, साथ ही डीसीपी को भी पत्र लिखा है। वहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भी बयान जारी करके रामनिवास के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एफआईआर पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठी है। रामनिवास एक आदतन एक वादी है, जिसने विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति को चुनौती सहित कई मामले दायर किए हुए हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के सुचारू कामकाज में बाधा डालने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। अब बात कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए उस आदेश की, जिस पर संग्राम छिड़ गया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों, ढाबा होटल संचालकों और रेहड़ी पटरी वालों को अपनी पहचान वाली नेम प्लेट लगाने को कहा गया है। जो लोग कुछ वक्त पहले तक कागज ना दिखाने की बातें किया करते थे, अब अपनी दुकान के आगे बड़े बड़े अक्षरों की प्लेट लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में रेहड़ी पटरी वाले अपनी रेहड़ी के आगे अब नेम प्लेट लगाकर सामान बेच रहे हैं। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के पूरे मार्ग पर हर रेहड़ी पटरी वाले अपना नाम और पहचान लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए कि 22 जुलाई को शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए आदेश हुआ है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी मीट, अंडे और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सभी दुकानों, होटल, ढाबा, रेहड़ी पटरी वालों को अपना नाम साफ और बड़े शब्दों में लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि मर्जी है कि नाम लिखें या ना लिखें, दुकान मालिकों की इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने इसकी सख्त हिदायत जारी की है, जिसे मुजफ्फरनगर में लोग मान भी रहे हैं। इन रेहड़ी पटरी वालों से लेकर ढाबा मालिकों तक को इस आदेश से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को मुसलमानों का मसीहा समझने वाले असरुद्दीन ओवैसी को दिक्कत है। ओवैसी की तरह ही यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी इस आदेश पर तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। ऐसा लगता है कि ओवैसी और अखिलेश जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ मुसलमान दुकानदार ही अपना नाम और पहचान जाहिर करेंगे। ये ऑर्डर हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए है। मुस्लिम स्कॉलर भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले सारे नॉनवेज होटल और मीट अंडे की दुकानें बंद करवा दी गई। ऐसा 2023 में भी हुआ है, और ऐसा सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं बल्कि सूबे में पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर किया गया है। थाने में सुंदरकांड पाठ को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आपत्ति के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि मंदिर है तो पाठ होगा, नमाज थोड़ी होगी। भोपाल के एक पुलिस थाने में सुंदरकांड के पाठ पर विवाद हो गया है। आरोप है कि थाने में एक व्यक्ति के जन्मदिन के मौके पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया था। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया है। दिग्विजय सिंह ने पुलिस के बड़े अधिकारियों और सरकार से पूछा है कि आखिर किस नियम कानून के तहत थाने में सुंदरकांड का पाठ किया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आपत्ति पर भड़के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने पलटवार किया है। जयभान सिंह पवैया ने कहा, मंदिर है तो पाठ ही होगा, नमाज तो नहीं होगी। दरअसल दिग्विजय सिंह भोपाल के एक थाने में नरसिंह स्कैम का विरोध करने पहुंचे थे। वहीं पर उन्होंने जब थाने में मौजूद मंदिर में सुंदरकांड का पाठ होते देखा तो भड़क उठे। दिग्विजय सिंह ने नियमों का हवाला देते हुए पूछा कि आखिर किस नियम के तहत थाने में सुंदरकांड का पाठ कराया।
नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एमबीबीएस कर रहे 4 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पेपर चोरी करने वाले पंकज के साथ इन सभी से पूछताछ की जाएगी। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का शिकंजा कुछ और लोगों तक पहुंचा है। गुरुवार को तो पटना से 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिन 4 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया वो सभी पटना एआईएमएस से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। 3 छात्र 2021 बैच 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनके नाम हैं चंदन कुमार, राहुल कुमार, करण जैन, जबकि एक छात्र 2nd ईयर का है जिसका नाम कुमार शानू बताया जा रहा है। पटना कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में आज गिरफ्तार चारों मेडिकल छात्रों की सीबीआई को 4 दिन की कस्टडी दी है। सीबीआई का अगला कदम होगा कि पेपर चोरी करने वाले पंकज उर्फ आदित्य के साथ इन सभी से पूछताछ की जाएगी। सीबीआई की कोशिश है कि पेपर सॉल्व करने के बदले कितने पैसे दिए गए सॉल्वर गैंग में इन 4 मेडिकल स्टूडेंट के अलावा और कितने लोग हैं, ये सब पता लगाया जा सके। पेपर चोरी करने वाला पंकज उर्फ आदित्य 30 जुलाई और उसका साथी राजू 25 जुलाई तक सीबीआई की कस्टडी में है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। इस बयान के बहाने कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। गुरुवार को झारखंड के गुमला में एक ग्राम स्तरीय संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बयान दिया। अब आरएसएस प्रमुख ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस ने इस बयान का एक अलग ही एंगल निकाल लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक कटाक्ष किया है। मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। सोशल मीडिया पर भी आरएसएस प्रमुख के बयान की खूब चर्चा हो रही है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आरएसएस प्रमुख किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री होने वाली है, यानी अब रिमोट के एक बटन से बड़ी तबाही हो सकती है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया अपने काम काज के तौर तरीके को बदल रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब युद्ध के मैदान में भी अपनी ताकत दिखा सकता है और इसकी शुरुआत रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग से हो सकती है। यूक्रेन में कुछ स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से एक सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा ड्रोन को एक साथ उड़ाने में मदद करेंगे। इस युद्ध में दोनों देश तकनीकी बढ़त हासिल करने की होड़ में हैं। यूक्रेन को उम्मीद है कि फ्रंट लाइन में एआई सक्षम ड्रोन न की मदद से उसे रूस सिग्नल जामिंग की समस्या से निजात पाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यूएवी यानी मानव रहित उड़ानों का संचालन करने में भी मदद मिलेगी। यूक्रेन में एआई ड्रोन का विकास कई चीजों के लिए किया जा रहा है। ये तकनीक लक्ष्य की पहचान करने और उन तक ड्रोन उड़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये नेविगेशन के लिए इलाके की मैपिंग करते हैं। इस पूरे युद्ध में अब तक ड्रोन तकनीक से दोनों तरफ का काफी नुकसान हो चुका है। यूक्रेन ने तो रूस के बड़े सैन्य अधिकारियों और खास इमारतों को कई बार ड्रोन से ही निशाना बनाया है। ऐसे में एआई तकनीक इस युद्ध को और घातक बना सकती है। मैं यानी एआई एंकर जीनिया आपको नए अंदाज में इसी तरह ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराती रहूंगी। आप देखते रहिए जी भारत।